नमस्कार दोस्तों। स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे हैं और आज फिर से 10 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके साथ हाजिर हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारतीय प्रशासनिक सुधार संबंधी अधिनियम भी कहा गया। इसको भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम भी कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम भी कहा गया है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद मुगल राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। साथ ही मराठा शक्ति के पुनः स्थापित होने की आस्था भी समाप्त हो गई। साथ ही कंपनी के प्रशासनिक त्रुटियों के कारण या कहें कि कंपनियों की प्रशासनिक त्रुटियों का भांडा फूट गया और 1857 की जो क्रांति थी एक असाधारण और महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारत के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान जिसका भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था 1857 की क्रांति का। तो 1858 अधिनियम ने भारत में कंपनी का शासन अंत कर दिया और सीधे सीधे इंग्लैंड सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हुआ। इसमें कंपनी ने शासन का अंत कर दिया, भारत में अपने शासन का अंत कर दिया कंपनी द्वारा जो शासन हो रहा था और सीधा ब्रिटिश सरकार ने उस भारतीय प्रदेशों का जो प्रबंध था वो सीधा अपने हाथों में ले लिया। 1858 अधिनियम की घोषणा महारानी विक्टोरिया ने की। इसकी जो अधिघोषणा थी 1858 की अधिनियम की घोषणा महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई और ये भारत में उस वक्त जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1858 अधिनियम की घोषणा महारानी विक्टोरिया द्वारा की जाती है और लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में इसे पढ़ा गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद दरबार में इसे पढ़ा जाता है 1858 अधिनियम को, जिसकी घोषणा महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई थी और उस वक्त भारत में इसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था और इसे मुस्लिमों के लिए पृथक मतदाता दल की व्यवस्था की गई। इसमें लखनऊ अधिनियम 1916 में एक अलग से प्रावधान किया गया मुस्लिमों के लिए अलग से मतदाता दल की व्यवस्था की गई। कांग्रेस इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में, लखनऊ अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस इसमें दो धड़ों में विभाजित हो गई। एक था गर्म दल, दूसरा था नर्म दल। कि लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस जो कि दो धड़ों में विभाजित थी, गर्म दल तथा नर्म दल में,
उनको वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था और वो मंच लखनऊ अधिवेशन का मंच था। तो आपको याद रखना है, गरम दल तथा नरम दल में जो कांग्रेस विभाजित थी उसे लखनऊ अधिवेशन में 1916 में एक मंच पर लाया गया था। साथ ही लखनऊ अधिवेशन के आपको अध्यक्ष पता होने चाहिए। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1916 में जो हुआ तब। तो अंबिका प्रसाद मजूमदार, अंबिका प्रसाद मजूमदार लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल किस कांग्रेस अधिवेशन को इसके लिए जाना जाता है, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है इसके लिए। और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित थी, नरम दल तथा गरम दल में, दोनों को एक मंच पर वार्ता के लिए इसी अधिवेशन में लाया गया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसी में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो इसका संबंध है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। और श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 को ही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 5 फरवरी श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी मार्च 1792 में हुई थी। साथ ही तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम के किले पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान की बात कर रहे हैं हम। उस पीरियड में जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था तो 5 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टनम के किले पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अधिकार कर लिया और विवश होकर टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम मैसूर के राजा तथा टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक है, जो श्रीरंगपट्टनम थी वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था 5 फरवरी 1792 को, उस वक्त श्रीरंगपट्टनम का जो किला था उस पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अधिकार कर लिया और विवश होकर टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और साथ ही हमने पहले ही बताया कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी फिर से बता देते हैं कि मार्च 1792 आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व 20 मार्च 1927 को किया था। ठीक है, तो ये क्या था महाद सत्याग्रह। महाद सत्याग्रह ये था कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में दलितों को सार्वजनिक जो तबदार तालाब था उससे पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। ठीक है, दलितों को जो सार्वजनिक जो चौदार तालाब था उससे पानी पीने का अधिकार नहीं था और इसके पानी का इस्तेमाल करने का भी अधिकार नहीं था, और इस अधिकार को ही दिलाने के लिए एक प्रभावी सत्याग्रह किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 20 मार्च 1927 को, जिसे महाद सत्याग्रह कहा गया था। ठीक है,
और जो महासत्याग्रह का जो महासत्याग्रह की वजह से ही 20 मार्च को, क्योंकि 20 मार्च 1927 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा महासत्याग्रह चलाया गया था, और 20 मार्च को इसी वजह से भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 20 मार्च को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस 20 मार्च को महासत्याग्रह जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया। तो भारतीय पुरातत्व विभाग को जब स्थायी संस्था बनाया गया था 1906 में बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी भारतीय पुरातत्व विभाग की वो 1861 में हुई थी। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको स्थायी संस्था कब बनाया गया था, स्थापना हुई 1861 में, और इसकी स्थापना किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, और 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग स्थायी संस्था बन गया। ठीक है, साथ ही क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय इसका वो जनपद दिल्ली में है, जनपद नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो जनपद नई दिल्ली में है। और भारतीय पुरातत्व विभाग, अगर पुरातत्व की बात करें हम, तो पुरातत्व का अर्थ है इतिहास के पन्नों को उजागर करना। ठीक है, जो पुरातत्व का अर्थ है इतिहास के पन्नों को उजागर करना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था, तो वो 1906 में बनाया गया था। साथ ही 1861 में इसकी स्थापना हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो राम मनोहर लोहिया जी थे, जिन्होंने जेल से भागकर 1800 जो भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। तो राम मनोहर लोहिया जी की बात करें तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक प्रमुख समाजवादी नेता थे। वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे राम मनोहर लोहिया जी। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी के आह्वान पर इसे प्रारंभ किया गया। आज़ादी की लड़ाई के जो दो महत्वपूर्ण अहम पड़ाव जो माने जाते हैं, उसमें 1857 की एक क्रांति जो स्वतंत्रता संग्राम था, 1857 का पहला जो पड़ाव है उसे माना जाता है, और दूसरा जो प्रमुख पड़ाव है उसे गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन को माना जाता है। ठीक है, तो आज़ादी की लड़ाई में जो दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन भारत में आया था, उसकी असफलता के बाद गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा आंदोलन था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की 8
अगस्त 1942 को बम्बई में एक मीटिंग होती है और इसी पर कुछ जो मामूली से संशोधन थे उनको स्वीकार किया गया। और जो कुछ मामूली 8 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस की जो एक बैठक होती है बम्बई में, जो कि वर्तमान मुंबई के नाम से विख्यात है, मुंबई के नाम से जाना जाता है बम्बई को। तो उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को कुछ जो नॉर्मल संशोधन थे उनके बाद स्वीकार कर लिया गया। जबकि 9 अगस्त 1942 को अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। जबकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को कुछ जो संशोधन किए गए थे उनके बाद स्वीकार कर लिया गया था। और ये कब किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस की बम्बई में हुई मीटिंग के दौरान। ठीक है। और इसमें ही भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने एक मंत्र दिया, करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया गया गांधी जी द्वारा। ठीक है। अभी हमने जो बात की, जो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था, ये क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा आंदोलन था। और क्रिप्स मिशन था क्या? क्रिप्स मिशन था कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, चर्चिल जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा एक जो मजदूर नेता थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो मजदूर नेता थे, ब्रिटिश संसद सदस्य थे। और प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा इनको, जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं के नाम पर क्रिप्स मिशन पड़ा। तो ब्रिटिश जो चर्चिल थे, जो क्रिप्स मिशन की हम बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के चर्चिल, उनके द्वारा जो ब्रिटिश संसद सदस्य थे और उस वक्त मजदूर नेता थे, बहुत फेमस मजदूर नेता थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनके नेतृत्व में मार्च 1942 को, ठीक है, तो मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है। ठीक है। मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत लाते हैं। और इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे, विश्व युद्ध में, जो द्वितीय विश्व युद्ध उस वक्त चल रहा था, उसमें भारतीयों की मदद पाना चाहते थे, भारतीयों का सहयोग पाना चाहते थे, और यही क्रिप्स मिशन था। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की मुहिम छेड़ दी। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन क्या है, तो क्रिप्स मिशन उस वक्त जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनके द्वारा जो एक मजदूर नेता थे और ब्रिटिश संसद सदस्य भी थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर क्रिप्स मिशन पड़ा, उनके नेतृत्व में मार्च 1942 को भारत भेजा गया था क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन क्या था? इसका जो वास्तविक उद्देश्य था, जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारतीयों का सहयोग पाना था। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आज का अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने, जो हम बात कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज की, तो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1943 में सिंगापुर में की थी। ठीक है। और नेताजी ने यहीं पर नारा दिया था, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और आज़ाद हिंद फौज का जो पहली बार गठन हुआ था, सिंगापुर से पहले की बात कर रहे हैं हम, जो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 1915 में। ठीक है। जो पहली बार आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तो वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 1915 में अफगानिस्तान में किया गया था। और जापान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो 40,000
भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन किया। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से जो जापान में जो 40,000 स्त्री पुरुष थे जो इच्छुक थे आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए, और इनको शामिल कर प्रशिक्षित सेना का गठन किया, तो उसका नाम भी आज़ाद हिंद फौज ही रखा गया। लेकिन क्योंकि ये आज़ाद हिंद फौज राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 1915 में अफगानिस्तान में इसका गठन किया गया था। लेकिन जापान में जो 40,000 स्त्री पुरुष थे जिन्होंने नेताजी को सहयोग दिया और एक प्रशिक्षित सेना का गठन किया नेताजी ने, जिसका नाम भी आज़ाद हिंद फौज रखा गया। लेकिन उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त कर दिया गया, और इन्हीं के हाथों में आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी गई। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर उसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। तो आपको याद रखना है रास बिहारी बोस। ठीक है। जो सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था पहली बार, वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 1915 में अफगानिस्तान में हुआ। लेकिन रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जापान में 40,000 जो स्त्री पुरुष थे उनको सहयोग सुभाष चंद्र बोस जी का सहयोग किया और एक प्रशिक्षित सेना का गठन किया। उन्हीं के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उसका नाम भी नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज रखा। लेकिन उसके बाद नेताजी उसी आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किए गए और उनके हाथों में ही इसकी जो कमान थी आज़ाद हिंद फौज की सौंप दी गई। और रास बिहारी बोस ने, जो कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान सौंप दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था 19 दिसंबर 1929 में, जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था कांग्रेस ने, और इसके जो अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, जो 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित होने के एक महीने बाद, ठीक है, जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव था, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित होने के एक महीने बाद यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज भारत होने के लगभग एक महीने बाद स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो आपको याद रखना है पूर्ण स्वराज, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, तो लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और ये अधिवेशन 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में हुआ था। ठीक है। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आज का कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था, और ये वेदों के विद्वान थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों के विद्वान थे। साथ ही 1875 में इन्होंने आर्य समाज, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो सत्यार्थी प्रकाश इनके द्वारा, अगर पूछा जाए स्वामी दयानंद, अगर ये पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो महत्वपूर्ण कृति लिखी गई उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के संरक्षण में ही पहली बार
याद रखना है। उनके ही संरक्षण में स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं हम। स्वामी दयानंद सरस्वती के संरक्षण में ही पहली बार वेदों की छपाई शुरू हुई। ठीक है, तो उनका जो नारा था, जिस क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं कि वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका जो एक महत्वपूर्ण इनकी जो कृति है, जो रचना है, वो है सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का स्मारक कौन है। तो हम्पी है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर एवं बुक्का, ये दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और 1336 को स्थापना की गई, 1336 ईस्वी को। और विजयनगर साम्राज्य 1646 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है 1336 से 1646 ईस्वी तक। अगर सवाल बने कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1336 में हुई। और इसके जो संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो 4 राजवंश कौन से थे? पहला संगम, दूसरा सालोक, तीसरा तुलुव और चौथा है अरविदु। ठीक है, अरविदु, संगम, सालोक, तुलुव, अरविदु। और ये जो चारों राजवंश थे, ये 1336 से 1642 ईस्वी तक बने रहे। ठीक है, ये चारों राजवंश जो थे, संगम, सालोक, तुलुव, अरविदु, ये 1336 से 1672 ईस्वी तक बने रहे। ठीक है, साथ ही विजयनगर साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था वो 1336 से 1646 ईस्वी तक था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का स्मारक कौन सा है, तो हम्पी आपको याद रखना है। हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। हमने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत डीप एनालिसिस के साथ किए, और बहुत सारे क्वेश्चन इन 10 क्वेश्चन के साथ कवर हो गए। और मिलते हैं आपसे अगले 10 क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो काफ़ी लंबी जा सकती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 100 या 200 क्वेश्चन एक वीडियो में लाएं और उन वन लाइनर क्वेश्चनों को बिना किसी डिस्कशन के बस बताते चलें। अगर आप चाहेंगे तो हम उस तरह की वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि 10 क्वेश्चन भले ही लेकर आएँ, लेकिन उनको इस तरीके से समझाएं जो उनसे और जो अत्यधिक क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को कवर किया जा सके और आपके सारे डाउट एक क्वेश्चन के साथ ही कवर हो जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें जीएस महत्वपूर्ण पोर्शन है, तो आप उनको हमारे स्टडी मिरर चैनल से जोड़िए। और फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।